हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 7th चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पूरे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब लेने वाले हैं। तो इसमें आपके टोटल पार्ट्स हैं 14, मीन्स 14 क्वेश्चन आएंगे। तो ये MCQs हैं। इन MCQs को हम विद एक्सप्लेनेशन लेंगे। अगर ये शॉर्ट आंसर्स या मीडियम आंसर्स क्वेश्चन बन के भी आते हैं तो आप इनको कर सकें, और ये आते हैं। आप सारे MCQs में देखेंगे कि इनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं सारे MCQs, मीन्स कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर होंगे तो ये ही MCQs आपके बड़े क्वेश्चंस बन के भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following has highest electron gain enthalpy? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्वेश्चन हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अभी 12th क्लास में अभी तक आपको तो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इट रिलीजेज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है हमारी, इसको ही हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं डेल्टा EG कैपिटल H इंथैल्पी। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की नहीं होती है, क्लोरीन की होती है। ये आपको याद रखना है। क्लोरीन की क्यों होती है? एक्चुअल में तो फ्लोरीन की ही होनी चाहिए, बट ड्यू टू स्मॉल साइज फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उससे जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को इतने सारे ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच एकोमोडेट होने में जो प्रॉब्लम होती है उसको ओवरकम करने में चले जाती है। ठीक है, एक तरीके से खर्च हो जाती है सारी जो इसकी एनर्जी है। तो दिस इज द रीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू है वो कम आएगी, नेगेटिव वैल्यू कम आएगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू के साथ आती है, तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। तो ये है स्मॉल, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन कंज्यूम एनर्जी लिबरेटेड आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को ओवर करने में चले जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली एसिडिक, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो इसमें 16th ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम देख रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि इनका जो एसिडिक करेक्टर है इनका, मीन्स हाइड्राइड्स का, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या है इनकी। तो सबसे पहले समझेंगे कि एसिडिटी क्या बिहेवियर होता है। एसिडिटी होता है कि कौन सा आपका एलिमेंट हाइड्रोजन को ईजिली जाने देगा, H+ ईजिली बनाने देगा, दैट इज एसिडिटी। ठीक है, तो कौन जाने देगा ईजिली? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी या जिसकी कोई भी काइंड ऑफ एनर्जी के लिए स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे तो हम हीट दे रहे हैं इसलिए हम थर्मल स्टेबिलिटी की ही बात करते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी जिसमें कम होती है। तो इस केस में दिस इज अ स्टेटमेंट, ये आपको याद भी रखना है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं हम तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ये बहुत ईजिली H+ देगा, इसलिए जो टेल्यूरियम का हाइड्राइड है दैट विल बी मोर एसिडिक। Third question, which of the following element does not show oxidation state of +4? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इनमें जितने भी आपके पास ऑप्शंस दिए हैं इनमें आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में +4 कौन शो नहीं करेगा? ऑक्सीजन शो नहीं करेगा। द आंसर इज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हो, इफ यू विल राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एंड हो जाता है सेकंड शेल में। ठीक है, 8 है तो ये 2, 6 सेकंड शेल पे एंड हो जाता है। सेकंड शेल के पास और कोई भी एक्स्ट्रा एम्प्टी सबशेल नहीं बचता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाए और ये 4 आपके वैलेंसी बनाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती ऑक्सीजन के पास, बाकी के पास होगी। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे सेकंड की जगह अगर थर्ड शेल किसी के पास होगा तो थर्ड शेल के पास थर्ड D रहेगा एम्प्टी, तो वहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ये एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जंप करके D के पास जा सकता है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 4 लूज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो ये इसका आंसर होगा ऑक्सीजन।
Fourth question is HI acid when heated with concentrated sulfuric acid तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्चुअल में H2SO4 क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड इससे हाइड्रोजन सेपरेट कर रहा है और आयोडीन बना रहा है, तो आयोडीन बनाता है। दिस इज द रिएक्शन। अदर देन आयोडीन कोई गैस पूछते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये आपको देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, तो जितने भी यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं उनमें से NO आपका जो है नाइट्रिक ऑक्साइड ये डिप्लीट करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, तो इसमें डिप्लीशन होता है। ये एक्चुअल में ये NO2 बना देता है, ओजोन से रिएक्ट करके ये NO2 बनाता है और ओजोन से एक आपका O2 सेपरेट करता है, उसको डिप्लीट करता है। ये रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए। NO2 बना ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, तो ऐसे डिप्लीशन करता है। अब NO कहाँ मिलता है? ये NO का जो रिलीज होता है, इट इज़ रिलीज्ड बाय एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ कार और सुपरसोनिक जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट में NO रिलीज होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पता चलेगा कि क्यों कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रहता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब आपको मालूम है स्टूडेंट कि लिक्विड स्टेट्स में कौन रहेंगे? जिनके बीच में जो आपके फोर्सेज हैं, वंडरवॉल फोर्सेज हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, या मॉलिक्यूल्स के एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के जितने भी टाइप ऑफ फोर्सेज होते हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या कोई भी काइंड ऑफ फोर्स होगा, अगर वो प्रेजेंट है और अगर वो स्ट्रांगली प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? क्लोज लाएगा दोनों के दोनों कंपाउंड्स को। तो जब क्लोज रहेंगे तो कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड होती है। बहुत क्लोज आ जाएंगे तो सॉलिड हो जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो है, दूर दूर है, तो गैसेस स्टेट होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईली पोलर, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और बहुत स्ट्रांगली बनाता है। सो दिस इज द रीजन ये आपके लिक्विड स्टेट में रहता है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है एक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑक्सो एसिड सारी लर्न करनी पड़ेंगी। एटलीस्ट एक बार स्ट्रक्चर बना के थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो आप वो जरूर करिए स्ट्रक्चर बना के। जो हमारा पायरोसल्फ्यूरस एसिड है वो आप देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये H2S2O7 है। ठीक है, ये आपका ओलियम भी इसको कहते हैं। H2SO4.SO3 को कनेक्ट करके H2S2O7 बनाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्यों बनाया हमने? स्ट्रक्चर जस्ट ये चेक करने के लिए बनाया कि ऑक्सीजन कहीं पैरोक्साइड लिंक में तो नहीं है, मतलब -1 स्टेज में तो नहीं है, तो फिर ये आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख के हमको लग रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन सारे ही ऑक्सीजन यहाँ पे -2 स्टेज में है। अगर यहाँ पे एक और O होता, अगर ये S8 होता, एक और O होता, तब ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होते? -1 स्टेज में होते। तो यहाँ पे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट हम आपके इक्वेशन बनाएंगे। तो H2 एक हाइड्रोजन +1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इंटू कर देंगे, प्लस S2, S का हमको फाइंड आउट करना है तो 2x हो गया, प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 होता है, इंटू 7 कर देंगे और ये हम इक्वेशन बनाएंगे। जब कैलकुलेट करते हुए आप आएंगे देन यू विल गेट द आंसर x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे जो सल्फर है वो ओनली +6 स्टेट में है। 8th क्वेश्चन, solubility of intrahalogen compounds follows the order। तो यहाँ पे हम stability of intrahalogen compounds follows the order। तो यहाँ पे हम stability देखेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि intrahalogen compound की जो stability होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, stability डिपेंड करती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, किसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? जो इंटर हैलोजेंस हैं। इंटर हैलोजेंस में भी हम पढ़ते हैं ना, 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव वाला, फॉर एग्जांपल IBr का एग्जांपल है, तो ये हमारा पॉजिटिव वाला सेक्शन होता है जिसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और ये ब्रोमाइड है। तो आप क्या कहेंगे? ये आयोडीन का ब्रोमाइड है। दिस इज ब्रोमाइड ऑफ आयोडीन।
इसको हम कहेंगे दिस इज क्लोराइड ऑफ ब्रोमीन, ऐसे इसका हम नेमिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर आप बात करते हो, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, अगेन कैसे स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी इनकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सीक्वेंस है। सो दिस इज आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है BrCl रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। तो ये तो एक क्वेश्चन आपको याद करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं BrCl तो ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या बना रहा है, हाइपोब्रोमस एसिड। जैसे अभी तक आपने हाइपोक्लोरस पढ़ा है ना, HOCl, वैसे ये हाइपोब्रोमस एसिड है। 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 10th है क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म क्लोरीन। अब यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, आपको ध्यान में रखनी है, दो रिएक्शंस। तो जो हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो तो ये है, और ये अलग है, मीन्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्सेस ऑफ फ्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो ये ट्राई फ्लोराइड बनाएगा, क्लोरीन का ट्राई फ्लोराइड बनेगा ClF3। अगर इक्वल वॉल्यूम में होता है तो क्या बनेगा, तब ClF बनता है। तो ये आपको याद रखना है, एक्सेस में होगा तो ClF3 बनाएगा, इक्वल वॉल्यूम में होगा तो ClF बनाएगा। 11th क्वेश्चन इज इन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस इज नेवर द सेंट्रल एटम। तो अगेन ये अच्छा क्वेश्चन है। आपका सेंट्रल एटम कौन होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। सेंट्रल एटम स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है, जब भी आप कोई सेंटर एटम बनाते हो आप क्या देखते हो, उसके पास कोई एम्प्टी स्पेस होना चाहिए जिसमें कि चारों तरफ से आपके एटम्स आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, या वो आपको आपका लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है, या ऐसा कुछ सेंटर एटम होता है। तो सेंटर एटम इन जनरल याद करना है आपको, तो इट इज ऑलवेज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो अब इस केस में आप सारे ऑप्शंस देखो, आपको कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्वेश्चन में आता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सीक्वेंस आप देखेंगे तो फ्लोरीन है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है नेचर में, और इट इज़ नॉट रेडी टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स। हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी देखा कि फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, और उसको क्योंकि छोटा है साइज में, स्मॉल साइज्ड है और बहुत स्मॉल एरिया में बहुत सारे उसके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्कोमोडेट करते हैं, तो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का उसका टेंडेंसी ही नहीं है, इसलिए F इसमें फ्लोरीन आंसर होगा। 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको चेक करना है, या ये मैंने अभी इनके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है, ये जस्ट आपको चेक करना सिखाने के लिए बनाया है कि सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे नाइट्रोजन है आपके, नाइट्रोजन फैमिली 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन फैमिली 2 लोन पेयर, हैलोजन फैमिली 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर्स होंगे इनके पास, 3 लोन पेयर्स और एक ये शेयर्ड पेयर जो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बस अब उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। यहाँ पे सबसे पहला हम देख रहे हैं IF3, तो आयोडीन के पास 1, 2 और ये 3 लोन पेयर्स थे। अब F3 इसको कनेक्ट करना है, तो ये 2 लोन पेयर, एक तो जंप करके जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा, कितने बचे 2 लोन पेयर्स, ये भी नहीं होगा आंसर। ICL में 3 लोन पेयर एज सच रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं। IF5 आपका 1 लोन पेयर कंटेन करेगा आयोडीन, क्यों, क्योंकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके और बाकी बॉन्ड्स बना दे रहे हैं फ्लोरीन के साथ। सेम वे अगर ClF3 चेक करेंगे तो यहाँ पे भी क्लोरीन के पास, ये मैंने इधर दूर बना दिया, इसको यहाँ पे बनाना था, मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके पास भी 2 लोन पेयर्स बचेंगे क्योंकि बाकी ये F बना दे रहा है, तो ऐसे आपको चेक करना है जस्ट। 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन में है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड विद देयर करेक्ट शेप्स
और इन्होंने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, कंपाउंड्स हैं कुछ, और उनके साथ उनकी ज्योमेट्री लिखी है। तो अगेन स्टूडेंट ज्योमेट्री कैसे हमको चेक करनी है, रफली कैसे चेक करनी है, अगर जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे I3 माइनस, आप ये चेक कर लेंगे आपकी नोटबुक में मिस प्रिंट है, माइनस साइन नहीं है। और डी जो ऑप्शन है BRF4 उसके साथ भी माइनस साइन नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आपने पढ़ा है ना कि जो इंट्राहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑड नहीं है, ये इवन नंबर में आपका हैलाइड ऐड हो रहा है। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि समथिंग इज रॉन्ग। तो रॉन्ग है इसका मतलब कहीं तो कुछ तो इसमें आयन वगैरह बनाना है, तो इन दैट वे चेक करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है F यहाँ पे, ठीक है। सेम आयोडीन के साथ भी है, आयोडीन तो I2 होता है, तो I माइनस एक एक्स्ट्रा I माइनस आता है इसके साथ, मतलब ये तो I2 रहता है अपना सिंपल, इसके पास I माइनस आके ऐड हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट ये लीनियर होता है, ये आपको जस्ट लर्न करना है कि दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर। और अगर आप BRF5 का चेक करते हैं तो BRF5 में क्या करेंगे, BR सेंटर एटम। अब 5 का जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो सकता है, तो 5 का अरेंजमेंट हो सकता है 1 2 3 4 5। हमको क्या ध्यान रखना है कि इसके पास एक लोन पेयर भी है, ठीक है। 5 तो आप फिर ट्राइगोनल पिरामिडल में भी चेक कर सकते थे ना, आप ऐसा कह सकते हो कि 5 है तो ये तो ऐसे एडजस्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 और ये बीच में BR है, बट नो, इसके पास जब 5 बॉन्ड बना रहा है, अगेन 5 बॉन्ड कैसे चेक करने हैं, ऐसे चेक करने हैं। ये बीच में BR होगा और F F F F F एक लोन पेयर बच रहा है, तो फिर लोन पेयर कहाँ जाएगा, तो लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है हमने। इसका मतलब एक बॉन्ड की जगह हमको लोन पेयर के लिए भी रखनी है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, ये मैच किया है आपके ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा, इसका स्क्वायर पिरामिडल होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल होना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन था आपका CLF3। तो CLF3 में आपको दिया हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यस ये ट्राइगोनल प्लेनर देता है, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर है विच इज टी शेप्ड कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। CLF3 में चेक किया ना, यहाँ पे देखो ये CLF3 है, 1 2 3 3 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन 2 लोन पेयर्स इसके पास बच रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये लोन पेयर भी तो कहीं पे एडजस्ट होंगे, तो ये यहाँ पे एडजस्ट होते हैं ज्योमेट्री में, मतलब दिस इज द परफेक्ट प्लेन। लोन पेयर्स हमेशा कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, जहाँ पे वो लीस्ट रिपल्शन दें एंड मोस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे प्लेन पे दे आर लेइंग ऑन अ प्लेन, जिससे कि वो बाकी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये टी शेप्ड बनाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, जस्ट ऐसे ही करके पहले आप लोन पेयर, फिर उनको स्प्रेड करेंगे, फिर ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे एंड बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको लोन पेयर भी ऐड कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। लास्ट देखते हैं BRF4। अब स्टूडेंट आप ये देखो कि BRF4 में BR4 तो बॉन्ड्स बनाएगा, तो चलो यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4, मतलब एक F यहाँ पे आएगा, 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 तो 4F तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये लोन पेयर का क्या, और इसके पास एक और लोन पेयर है उसका भी क्या, तो वो लोन पेयर्स भी क्या होंगे, एडजस्ट होंगे, एक यहाँ पे एडजस्ट होगा, एक इधर एडजस्ट होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन। अमंग द नॉन इंटरहैलोजन कंपाउंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इंटरहैलोजन कंपाउंड्स अगर बनाते हैं तो इसमें सेंटर एटम कौन होता है, अगर आप इसकी बात करो तो सेंटर एटम कौन है इसमें, एक हैलोजन ही है ना। तो ये हैलोजन सेंटर एटम है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये हैलोजन सेंटर एटम है और ये हैलोजन ही दूसरा हैलोजन इससे बॉन्डिंग कर रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है कोई हैलोजन, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम आपकी जो बॉन्डिंग होगी 7 आपके 7 बॉन्ड्स बनाएगा। सपोज ये IF7 है, तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 4 5, और एक ये इससे बनाएगा 6 और ये इससे बनाएगा 7, ठीक है। इसने 7 बॉन्ड्स बनाए। तो क्वेश्चन है आपका कि मैक्सिमम कितने एटम रहेंगे, तो 7 बॉन्ड्स के साथ कितने मैक्सिमम एटम रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो F है और 8, तो मैक्सिमम 8 रहेंगे, तो आपका आंसर होगा D 8। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होता है यहाँ पे ये वीडियो, और इसके आगे जो सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं वो लेके मैं जल्दी ही हम उनको अपलोड करेंगे। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा, अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।